है कि आप सब मैं देख रहा हूँ काफ़ी प्रबुद्ध लोग इस कार्यक्रम के साथ जुड़े हैं और प्रबुद्ध लोगों के साथ कोई भी चर्चा करना, वार्तालाप करना हमेशा सुखद होता है। यद्यपि आज कोई ऐसा विषय चर्चा का नहीं है जिसमें कोई विमर्श मूलक हो कि जिस पर हम कोई गंभीर चिंतन, मनन या विमर्श कर रहे हों। ये एक शोध की प्रक्रिया से जुड़ा हुआ एक हिस्सा है। शोध प्रविधि पर हम बात करेंगे उसका कि और ये मुझे लगता है कि ये हम जो शिक्षा क्षेत्र से, अकादमिक क्षेत्र से जुड़े हुए चाहे वो अध्यापक हैं, टीचिंग फैकल्टीज़ हैं या शोधार्थी हैं, ये उन सबके उपयोग का एक विषय है। ये मैं एक क्रिएटिव राइटर हूँ, सृजनात्मक लेखक हूँ, आलोचक भी हूँ, तो ये उस रूप में जुड़ा हुआ विषय नहीं है क्रिएटिविटी का, लेकिन शोध के बहुत सारे डायमेंशन होते हैं और उसमें क्रिएटिविटी भी एक डायमेंशन होता है, सृजनात्मकता भी एक डायमेंशन होता है क्रिएटिविटी का। तो इस कारण मैं अपने आप को अच्छा समझ रहा हूँ कि मैं और मुझे नहीं पता क्योंकि मैं प्रोफ़ेसर नहीं हूँ, तो लेकिन मैं शोधार्थियों के साथ जुड़ा रहता हूँ। प्रोफ़ेसरों के साथ मेरा बहुत नज़दीकी रिश्ता रहता है। बहुत सारी थीसिस मेरे साथ पास आती रहती हैं मूल्यांकन के लिए और बहुत तरह से मैं जुड़ा रहता हूँ अकादमिक क्षेत्र से। मैं यहाँ बहुत सी चीज़ें बताई नहीं जा सकती। तो जो हैं, तो मैं अपने विषय पर ही आकर के मैं सोचता हूँ अपनी हम बात करें। कोई मुझे केवल शोध प्रविधि पर एक परिचयात्मक बातें करनी हैं। तो जब हम शोध या अनुसंधान प्रविधि पर बात करते हैं तो पहले शोध ये हम सब लोग जानते हैं कि शोध जो अंग्रेजी का रिसर्च शब्द है, ये उसका एक पर्याय है या अनुवाद है और हमारे यहाँ उसके लिए कई तरह के शब्द प्रचलन में हैं। हम शोध भी कहते हैं, अनुसंधान भी कहते हैं, अन्वेषण भी कहते हैं, गवेषणा भी कहते हैं। कई तरह का अलग-अलग भाषा क्षेत्रों में, अलग-अलग स्थानों पर, अलग-अलग लोग उन शब्दों का प्रयोग करते हैं। अनुशीलन भी हम लोग कहते थे। तो लेकिन इसको हम समझें कि जो अंग्रेजी का मूल शब्द है रिसर्च, री प्लस सर्च यानी कि जो खोज खोजा हुआ है पहले से सर्च है, जो खोज है, उसको पुनः खोजना। यानी कि जो तथ्य हमारे सामने मौजूद हैं, जो तथ्य या तर्क, सामग्री, जो खोज, उसमें से नया खोजना, यही शोध होता है। तो उसमें से जो शोध के द्वारा हम लोग चाहे जो पद्धति हैं, बहुत सारी पद्धतियाँ उससे ज़िक्र करेंगे, हम चाहे जिस पद्धति का उपयोग करते हैं, लेकिन शोध के द्वारा हम कुछ एक लक्षित, एक निष्कर्ष तक पहुँचने की कोशिश करते हैं या पहुँचते हैं। हमारा शोध का उद्देश्य ही ये होता है कि हम किसी निर्धारित जो हमारी संकल्पना है, जो हमारी परिकल्पना है, जो हमारी हाइपोथेसिस होती है या जो हमारा उद्देश्य होता है कि हम एक लक्ष्य है कि हम क्या निष्कर्ष निकालना चाहते हैं, क्या हमारी हाइपोथेसिस है, जिसको लेकर के हमने पूरा शोध का प्रारूप तैयार किया और उसकी रूपरेखा बनाई और उस पर हमने काम किया कि हम उसको एक सही तार्किक परिणति तक ले जाएँ। और हम और इसका जो जो उपयोगिता शोध की होती है, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में शोध हो, चाहे वो विज्ञान के क्षेत्र में हो, चिकित्सा के क्षेत्र में हो, चाहे वो फिजिक्स में हो, केमिस्ट्री में हो, जियोलॉजी में हो, चाहे वो ह्यूमैनिटीज़ में हो या लिटरेचर में हो। तो हर चित्र में शोध का जो होता है, ये किसी न किसी रूप में समाज से जुड़ाव उसका होता है कि वो हम यानी कि ज्ञान का क्षेत्र होते हैं। मैडम अभी तो लाइब्रेरी बंद करने कराने का ऑर्डर है। तो कृपया
स्टूडेंट्स को कॉलेज में आना ही नहीं हो जाएगा। कुछ मित्रों के माइक ऑन है, वो अनम्यूट नहीं है, मुझे दिक्कत हो रही है, बहुत बाधाएं आ रही हैं। तो खैर धन्यवाद मित्रों। तो मैं कह रहा हूं कि जो भी शोध चाहे जिस क्षेत्र के हों, चाहे जिस डिसिप्लिन में हों, वे किसी ना किसी रूप में वो समाज से जुड़े होते हैं, समाज के लिए होते हैं, कि वो समाज को बेहतर बनाने में, समाज को प्रगतिशील बनाने में, समाज को उन्नतशील बनाने में, चाहे वो सामाजिक, सांस्कृतिक रूप से, राजनीतिक रूप से और आर्थिक रूप से, किसी भी रूप से कैसे उसमें हम आगे बढ़ाने में ये सहायक हो सकते हैं। और उसी में लिए जिस तरह से, और इसलिए कहा जाता है कि ज्ञान का जो क्षेत्र होता है, जो पूरा शिक्षा का क्षेत्र, तो ज्ञान के क्षेत्र में एक योगदान होता है शोध। तो इसलिए शोध अपना आप में बहुत महत्वपूर्ण होता है। हालांकि ये भी एक प्रवृत्ति हम लोग देख रहे हैं कि आजकल के बहुत ही तेजी के साथ और बहुत जिस मात्रा में शोध हो रहे हैं, शोध का मतलब जो है कि अकादमिक शोध हो रहे हैं, जो कि एमफिल और पीएचडी के लिए हो रहे हैं, डीलिट के लिए जो इस तरह के शोध होते हैं, तो उसमें कई तरह की गुणवत्ता को लेकर के भी सवाल होते हैं कि बहुत ही शोध कार्यों की बहुत ही गुणवत्ता नहीं होती। और कई बार हम देखते हैं कि शोधार्थी वो इस तरह का वो बहुत ज़्यादा उसमें जो एक तार्किकता होनी चाहिए, जो एक विश्लेषण होना चाहिए और जिस तरह के निष्कर्ष आने चाहिए, है ना? या वो उस तरह से नहीं आ पाते हैं और उससे कभी-कभी निराशा भी होती है कि शोध का स्तर गिर रहा है। लेकिन ये हम सब लोगों की, जो उस क्षेत्र से जुड़े हुए लोग हैं, चाहे वो शोध के पर्यवेक्षक हों, चाहे शोधार्थी हों, ये सबका दायित्व बनता है कि शोध को पूरी ईमानदारी के साथ किया जाए और उसमें पूरी व्यवस्थित तरीके से उस काम को किया जाए और व्यवस्थित तरीके से करके तभी हम, मैं समझता हूँ कि ज़्यादा बेहतर योगदान दे सकेंगे। तो जैसा मैंने कहा कि शोध, तो शोध में हम लोग जो एक वो जैसे एक एक ज्ञान की मतलब एक हम ज्ञान की खोज करते हैं एक तरह से हम ये शोध में। तो किसी विशेष क्षेत्र में, चाहे वो हमारे हमारे हम साहित्य के विद्यार्थी हैं, तो साहित्य के क्षेत्र में हम किसी कि विशेष क्षेत्र में, चाहे हम कविता के क्षेत्र में करते हैं, कहानी के क्षेत्र में करते हैं, आत्मकथा के क्षेत्र में करते हैं, तो उसकी विशेष ज्ञान की ये खोज करते हैं या एक विशेष तरह से उसकी विधिवत हम गवेषणा करते हैं उसकी शोध के माध्यम से। तो इसमें तो जो शोध का जो ये होता है कि अ, जो इसकी जो पद्धतियाँ होती हैं, इसका महत्व पहले हम बात कर लें शोध का पद्धति पाने से पहले, कि जैसे हम कहते हैं कि ये हमारे ज्ञान का विस्तार करता है। जो भी शोध होता है, वो उस विशेष क्षेत्र में जिसमें शोधार्थी शोध करता होता है, वो जो नए अपने निष्कर्ष लाता है, नए तथ्य लाता है, नए तर्क लाता है, उसके द्वारा वो एक हमारे ज्ञान के भंडार को वो विकसित करता है। दूसरा, ये जो हमारी जिज्ञासाएँ होती हैं, हमारी जिज्ञासाओं को संतुष्ट करता है, शांत करता है और जो हमारी जो जानने की जो प्रवृत्ति होती है, उसको। दूसरा, कोई भी शोध जब होता है, तो शोध होता है किसी प्रश्नों को, समस्याओं को लेकर के। हमारे ज़हन में, हमारे मस्तिष्क में कोई प्रश्न होते हैं। हमारे ज़हन में कोई समस्याएँ होती हैं या कुछ जिज्ञासाएँ होती हैं। उन जिज्ञासाओं को ही आधार बनाकर उन प्रश्नों के हम समाधान खोजने की कोशिश करते हैं या जो हमारे समस्याएँ हमारे समझ दिखाई देती हैं, समाज में, साहित्य में, संस्कृति में, कहीं पर भी, उन समस्याओं को के समाधान हम खोजने की कोशिश करते हैं, उनकी जड़ तक जाने की कोशिश करते हैं और उसी तरह से हम जो है, जो उनके क्या नाम उसका, जो 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 समस्याएँ हैं, तो ये एक तरह से कहिए कि हमारे एक जो सामाजिक समस्याएँ हैं, ये उनको निराकरण करके एक उस समाज को एक गतिशील बनाने में अपनी भूमिका ये निभाते हैं। दूसरा, जो कई तरह के आग्रह और पूर्वाग्रह समाज में होते हैं, व्यक्तियों के साथ भी होते हैं, शोधार्थियों के भी हो सकते हैं और शोध पर्यवेक्षक के भी हो सकते हैं, सबके हो सकते हैं। लेकिन शोध जब हम करते हैं या कराते हैं या उसका मूल्यांकन करते हैं, तो
उस समय हम लोग सभी तरह के पूर्वाग्रहों से मुक्त होते हैं। हमारे सामने केवल तथ्य है, तर्क है, विषय सामग्री है और उसकी प्रस्तुतिकरण है और उस सब चीज़ पर हम लोग बात करते हैं। तो ये उसमें बड़ा सहायक करता है पूर्वाग्रहों के निदान में, उसके निराकरण में, यानी पूर्वाग्रहों से मुक्त करने में भी शोध बहुत सहायक होते हैं। और कोई भी समाज प्रगतिशील तभी बनता है सही मायनों में, जब वो आग्रही नहीं होता, आग्रहों से मुक्त हो जाता है उसका। दूसरा, ज्ञान के क्षेत्र में वो गहनता और सूक्ष्मता लाता है कि हम लोग मैक्रो से माइक्रो की ओर बढ़ते हैं। एक हमारा जो एक मैक्रो अध्ययन होता है, हम एक स्थूल पक्ष जो होता है और वहां से हम सूक्ष्मता की ओर बढ़ते हैं, तो वो हमें सूक्ष्म तत्वों से, सूक्ष्म तथ्यों से वो हमको शोध परिचित कराता है, उस ओर ले जाता है और हमारी प्रवृत्तियां उस तरह की विकसित हो जाती हैं। और इस तरह से हम कह सकते हैं कि वो हमारे शोध जो है वो हमारे बौद्धिक विकास में सहायक होता है शोध। और इसमें मैं समझता हूँ कि ये हमारे बौद्धिक विकास के साथ-साथ जो शोध होता है, ये हमारे सामाजिक विकास में भी सहायता होता है। और एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि जो शोध होता है, ये एक तरह का अ, अनौपचारिक प्रशिक्षण भी होता है। कि इसके माध्यम से जब शोधार्थी शोध करता है और बहुत सारी क्रियाविधियां वो अपनाता है, बहुत सारे तरीके अपनाता है, बहुत सारे रास्ते अपनाता है, तो यहाँ से एक तरह से वो प्रशिक्षित भी होकर निकलता है। जैसा मैंने कहा कि आग्रहों से मुक्त होना, तो एक शोधार्थी जब आग्रहों से मुक्त होता है, तो शोध करने के बाद में वो फिर एक नया मनुष्य बन करके आता है। तो वो जो है एक तरह का एक नए एक ढंग से प्रशिक्षित होकर निकलता है और फिर उसके जीवन की दिशा में एक तरह के आ जाते हैं। दूसरा एक होता है कि जो शोध या अनुसंधान होता है, इससे क्या होता है कि सिद्धांत का जो सामान्यीकरण हम कर सकते हैं किसी सिद्धांत का। क्योंकि सिद्धांत कभी-कभी का प्राय किन्हीं विशिष्ट घटनाओं, विचारों पर केंद्रित होते हैं। और लेकिन शोध के द्वारा हम उस विशिष्टता से जब हम सामान्यीकरण की ओर बढ़ते हैं, सामान्य की ओर को, तो उन जो वो सिद्धांत जो विकसित होता है, तो वो सिद्धांत जो विशिष्ट घटना या विचार या क्षेत्र तक के लिए था, जिसके आधार पर वो विकसित हुआ है, तो वो सिद्धांत का वो सामान्य जनमानस के लिए, किसी समाज के लिए, किसी राष्ट्र के लिए या पूरी दुनिया पर क्या प्रभाव पड़ सकता है, उसके लिए कितना उपयोगी हो सकता है, शोध इसमें बहुत महत्व करता है। और दूसरा, जो हमारी नई शैली और जो हमारी रचनात्मकता हम से कह सकते हैं, इसमें क्रिएटिविटी जैसा मैंने शुरू में ही कहा, तो जो हमारी रचनात्मकता होती है, क्रिएटिविटी होती है, उसके विकास में भी वो सहायक हो सकता है। तो ये एक महत्व है शोध का। इसलिए शोध पर उस पे बहुत हमें बहुत ही ज़्यादा गंभीर रहने की हमको ज़रूरत होती है। शोध की कई पद्धतियाँ हैं, कई तरह से शोध हम लोग कर सकते हैं और इसमें हम जैसे कहते हैं कि सबसे पहले जैसे कि अ, एक 2 तरह का शोध महत्वपूर्ण प्राय हम देखते हैं। एक होता है क्वांटिटेटिव और एक होता है क्वालिटेटिव। मुख्य रूप से शोध को हम 2 रूपों में हम देखते हैं। क्वांटिटेटिव यानी कि मात्रात्मक और एक होता है गुणात्मक। तो ये जो मात्रात्मक शोध है, मेरा अपना मानना है, उसके बनिस्बत शोध की गुणात्मकता पर ध्यान दिया जाना चाहिए। शोध जितना गुणात्मक हो, वह अधिक उपयोगी होगा। मात्रात्मकता पे क्या होता है कि हम डाटा कलेक्शन में, सूचनाओं के संग्रह में अधिक से अधिक सूचनाओं का संग्रह करते हैं और शोध हम बहुत ही इतना बड़ा एक भंडार इकट्ठा कर लेते हैं और मैंने देखा है कि हजार-हजार पेज तक के भी जो हमारे शोध प्रबंध सामने आते हैं। लेकिन उनमें उतना जो जो सूचनाएँ हैं, जो डाटा कलेक्शन जो करते हैं, जो शोधार्थी कर रहा है,
उन सूचनाओं का उतना विश्लेषण नहीं होता जितना सूचनाओं का संग्रह होता है। तो शोध में अधिक महत्वपूर्ण होता है कि सूचनाओं के संग्रह के साथ-साथ उससे अधिक उनका विश्लेषण करना, उनका अध्ययन करना और उनको तर्कों की कसौटी पर परखना और फिर उसके आधार पर उससे निष्कर्ष निकालना। लेकिन जो हमने देखा है कि जो बहुत सारे शोध में कि वहाँ निष्कर्ष बहुत कम निकलते हैं और वो प्रस्तुतिकरण अधिक होता है। वो सूचनाएँ हैं, अधिक से अधिक उद्धरण हैं, आ रहे हैं, लेकिन उन उद्धरणों का जो एक एक गहनता के साथ में, सूक्ष्मता के साथ में जो अध्ययन और विश्लेषण होना चाहिए और वहाँ से जो तर्कों के आधार पर और वहाँ से जो कुछ निष्कर्ष आने चाहिए, वो नहीं आ पाते हैं। तो इसलिए जो क्वालिटेटिव जो रिसर्च है, जो गुणात्मक जो शोध है, अनुसंधान है, वो अधिक महत्वपूर्ण होता है कि शोध में मुझे ध्यान आ रहा है कि जब मैं शोध कर रहा था, तो मेरे जो गाइड थे, तो मैं उनसे ऐसे ही पूछ रहा था कि सर इसको कितना बड़ा करूं, लिखने लगा जब मैं, तो उन्होंने मुझे एक बात बतलाई। वो बोलिए देखिए, एक होता है 2 घंटे का प्रलाप और एक है 10 मिनट का प्रवचन। तो बोले प्रवचन और प्रलाप में अंतर होता है। आप 2 घंटे में प्रलाप में बहुत सारी बातें इधर उधर की बहुत कुछ कह सकते हैं और 10 मिनट के प्रवचन में आप एक कंक्रीट बात अपने विषय पर एक फोकस्ड तरीके से आप जो रख सकते हैं वो अधिक महत्वपूर्ण होती है। तो वो बोले कि ये मायने नहीं रखता कि आप कितने पेज में कितना बड़ा उसे बनाते हैं। मायने ये रखता है कि आप उस शोध में क्या निष्कर्ष देते हैं, आप किस तरह से आपके तर्क क्या होते हैं और आपकी जो सामग्री है उसका आप अध्ययन और विश्लेषण किस तरह से करते हैं। तो ये चीज़ तो शोध में ये मैटर नहीं करता कि शोध प्रबंध कितना बड़ा है, बल्कि मैटर ये करता है कि शोध प्रबंध कितना प्रभावी है, आपके आपके जो आपका जो व्यवस्थित कितना है। क्योंकि शोध जो होता है वो एक व्यवस्थित अध्ययन ही होता है। तो आपका जो अध्ययन है वो कितना व्यवस्थित है, कितना तार्किक है, कितना साइंटिफिक है और उसके जो आप चाहते हैं, जो आपका लक्ष्य है, जो आपका उद्देश्य है, उसकी ओर आप कितनी पूर्ति उसकी करते हैं, कौन से नए महत्वपूर्ण तथ्य या निष्कर्ष आप उससे निकालते हैं, ये महत्वपूर्ण है। तो ये चीज़ मैंने जो सीखी, तो मुझे अच्छा लगा। वो अपने जो मेरे अपने गुरुजी का मैं उनको धन्यवाद देता हूँ, गाइड को। अब वो नहीं है कि तो शोध में हम जो अपेक्षा करते हैं, वो तो है कि शोध में ये चीज़ें होनी चाहिए और ही होते। महत्वपूर्ण चीज़ ये होती है शोध में करते समय देखते कि शोध में 2 चीज़ें, कि तो क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। मुझे लगता है कि क्या नहीं होना चाहिए, ये अधिक महत्वपूर्ण है कि इस पर यदि ध्यान देता है एक शोधार्थी, तो वो बहुत सारी अपनी अनावश्यक जो अपनी ऊर्जा है, उसको जो खर्च होती है, उसकी जो वेस्ट होती है, उससे बच सकता है, उसका जो बहुत सारा समय है, उससे बच सकता है और जो उसके शोध में जो अव्यवस्था आई हुई है, उस अव्यवस्था को करके खत्म करके वो व्यवस्थित तरीके से अपना काम कर सकता है। और ये चीज़ होती है जैसे कि बहुत सारे आजकल जो नई प्रवृत्ति हम देख रहे हैं जो युवा पीढ़ी में कि वो गूगल का, इंटरनेट का बहुत सहारा लेते हैं। अब वो गूगल में, इंटरनेट पे केवल कोई चीज़ हमने कोई एक सब्जेक्ट डाला और उस पे गूगल सर्च किया और उस पे उसके आधार पे जो-जो चीज़ें होती है, जहाँ-जहाँ से गूगल के पास जो चीज़ उपलब्ध है वो दे देता है। कई बार उसमें पूरा टेक्स्ट नहीं होता, केवल वो एक कोटेशन होती है और वो कोटेशन आ जाती है। उस कोटेशन के साथ में कई बार पेज नंबर नहीं होता, सही ढंग से उसका इस्तेमाल भी करना चाहे तो नहीं होता। और होता क्या है कि बहुत सारे शोधार्थी वहाँ से गूगल सर्च में से, इंटरनेट से वो सामग्री उठाते हैं, अपने शोध में इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन उसके सही उदाहरण वो नहीं दे पाते। तो एक तो बहुत अधिक निर्भरता इंटरनेट पर, ये मैं समझता हूँ ये शोध को ये अच्छे शोध का उसमें प्रबंध के लिए ये अच्छी चीज नहीं है। दूसरा,
बहुत सारे शोधार्थी क्या करते हैं, को बहुत सारी किताबें खरीद लेते हैं अपने विषय पर, जमा करते हैं लाइब्रेरी से ला करके, वहाँ से ला करके। लेकिन अच्छी चीज़ है, किताबें लानी चाहिए, हमारे पास किताबें होनी चाहिए, हमारे विषय के पास, और विषय के अलावा जो हमारे अनुषंगी विषय हैं, उन सब की चीज़ें होनी चाहिए। लेकिन उसके लिए सब ज़रूरी होता है उससे ज़्यादा कि उन सारी किताबों को व्यवस्थित तरीके से पढ़ा जाए और व्यवस्थित तरीके से उनमें से नोट्स लिए जाएँ। लेकिन बहुत सारे का तो हम किताबें इकट्ठी कर लिया, किसी एक किताब को तो हमने बहुत गहनता से पढ़ लिया और फिर किसी कुछ किताबों को हम केवल सरसरी तौर पर उनमें से हमने केवल नोट्स लिए और उनसे अपना काम चला लिया। और इससे होता क्या है कि जो गहनता हमारी होनी चाहिए, वो गहनता नहीं आ पाती, जिस तरह की हमसे उम्मीद की जाती है, जो हमारा वो होना चाहिए। तो ये जो होता ये है कि हम अध्ययन पढ़ते जो हैं, एक और सामान्य तरह से अध्ययन करना और एक शोध के लिए अध्ययन करना, दोनों में अंतर है। जब हम सामान्य तरह से पढ़ते हैं, चाहे वो पत्रिकाएँ पढ़ें, पुस्तकें पढ़ें, इंटरनेट से पढ़ें, हम कुछ भी पढ़ते हैं, वो एक सामान्य तरह से हमारे सामने कोई लक्ष्य नहीं होता कि हमें इसका क्या उपयोग कहाँ करना है या इससे हमें क्या निष्कर्ष निकालना है। हम केवल पढ़ते हैं अपनी जिज्ञासा शांत करने के लिए, हम पढ़ते हैं अपने ज्ञान की भूख करने के लिए, हम पढ़ते हैं खुद को समृद्ध करने के लिए। लेकिन जब हम शोध के लिए पढ़ते हैं तो उसका एक अलग अर्थ हो जाता है। हम कहीं भी पढ़ते हैं, कुछ भी पढ़ते हैं तो उसको अपने शोध विषय के साथ जोड़कर देखते हैं। ये हमारे शोध में ये कितना उपयोगी हो सकता है, कितना अनुपयोगी नहीं हो सकता है। तो इसलिए जो जो पढ़ना है शोधार्थी के लिए, अध्ययन करना है, ये वो बहुत ही एक 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 बेसिक चीज़ होती है कि वो किस रूप में, किस तरह से चीज़ों को वो पढ़ रहा है। तीसरा, जो होती है, जो पहले से ज्ञात सूचनाएँ हमारे पास होती हैं, चाहे हमारे जो पहले के हो शोध हैं या किताबें हैं, उस तरह के हैं, उनको कई बार क्या होता है, बहुत से लोग उन्हीं को ही प्रस्तुत कर देते हैं। और मैंने देखा बहुत सारे कई शोध ग्रंथों में कि वो जो आते हैं शोध प्रबंधों में कि वो इतने ज्यादा वो पूर्व जो ज्ञात स्रोत हैं, जो सूचनाएं हैं, वो उनको इतना ज्यादा वहां इकट्ठा कर देते हैं कि उसमें वो जो उनको वो ज्ञात से जो जो नई चीजें लानी चाहिए उतनी जिसकी अपेक्षा होती है वो उतना वो उसकी पूर्ति नहीं होती। दूसरा एक होता है कि जैसा मैंने पहले भी कहा, पूर्वाग्रहों की बात मैं कह रहा हूं कि पूर्वाग्रहों से शोधार्थी को मुक्त रहना है, होना चाहिए और अपने पूर्वाग्रहों को वैधता प्रदान करने की कोशिश नहीं होनी चाहिए शोध में। तो होता हम कोई भी है, मेरी कोई भी धार्मिक सांस्कृतिक मान्यताएं हो सकती हैं, मेरी कोई सैद्धांतिक मान्यताएं हो सकती हैं, किसी भी सिद्धांत का तो हर व्यक्ति का अपना होता है। लेकिन जब शोध कर रहे हैं तो वहां हमें तटस्थ होना पड़ता है, हम निष्पक्ष होना पड़ता है, अपने सिद्धांतों से, अपनी मान्यताओं से, अपनी आस्थाओं से हमें अलग हटना पड़ता है शोध के समय पर। तो हमारे जो आग्रह हैं उससे मुक्त होकर का होना बहुत जरूरी है। ये नहीं, आग्रह नहीं होना चाहिए। दूसरा, जो शोध हैं उसमें कोई भी चीज़ या कोई निष्कर्ष निकालते हैं, वो हम अपनी कल्पनाओं के आधार पर नहीं निकाल सकते। ये हम कहानी या कविता या उपन्यास में, नाटक में हम लोग कल्पनाओं का इस्तेमाल करते हैं, वहाँ काम करती हैं, उसका उपयोग होता है, लेकिन शोध में नहीं होता। शोध में कि तथ्य होता है, तर्क होता है, उसके आधार पर ही हम चीज़ आते हैं, वहाँ कल्पना काम नहीं करती, वहाँ तर्क के आधार पर निकले हुए निष्कर्ष काम करते हैं। तो ये बहुत बड़ी जो ये चीज़ है कि ये चीज़ें शोध में नहीं होनी चाहिए और इसके अलावा तब हम शोध की तरफ आगे हम बढ़ सकते हैं। अब जो शोध की जो हमारी जो पद्धतियाँ हैं, जो प्रविधियाँ जिन्हें हम कहते हैं, ये कई तरह की पद्धतियाँ हैं और अलग-अलग तरह से हम लोग जो जो विद्वान लोग हैं, उन्होंने अपने-अपने तरह से बताया है। जो पाश्चात्य जो लोग हैं, विद्वान हैं, उन्होंने अपने-अपने तरह से पद्धतियाँ बताई हैं। हमारे भारतीय विद्वान हैं, वो अलग-अलग तरह से शोध की पद्धतियाँ हर व्यक्ति हम बता रहे हैं। लेकिन जो मोटे-मोटे तौर पर हम देखते हैं उसमें, तो एक तो होती है हमारी एक क्या कह रहे हैं कि हिस्टोरिकल मेथड होता है शोध का। तो उसमें हिस्टोरिकल मेथड पे ये होता है कि जो पहले जो इतिहास में हम जाते हैं चीज़ों का, जो हम शोध करते हैं और उसका जो विषय हमारा होता है, उस विषय के हम पहले उसकी जो हम प्रस्तावना या पूर्व पीठिका या जो भी कह देते हैं, तो उसमें हम जो विषय के बारे में जो देते हैं सूचना, तो हम विषय के उसकी ऐतिहासिकता में चले जाते हैं। तो ये पद्धति होती है कि ऐतिहास से हम इतिहास में जाते हैं और इतिहास के आधार पर, इतिहास की घटनाओं के आधार पर
इतिहास में प्राप्त सूचनाओं के आधार पर, चाहे किसी भी क्षेत्र का इतिहास हो, चाहे साहित्य का इतिहास है, विज्ञान का इतिहास है, राजनीति का इतिहास है, आर्थिक इतिहास है, हमारा कोई भी, चाहे मनोविज्ञान का इतिहास है, कोई भी हो सकता है वो। तो उस ऐतिहासिक जो हमारे जो एस्टैब्लिश्ड फैक्ट्स हैं, जो तथ्य हैं, तो उनके आधार पर हम नए जो आज जो तथ्य हैं, वो एक नए निष्कर्ष हम निकालते हैं। क्योंकि हम इतिहास को वर्तमान के साथ जोड़ते हैं कि इतिहास में क्या हुआ। माने स्वाधीनता आंदोलन के इतिहास पर हम पढ़ते हैं, उसका अध्ययन करते हैं। तो स्वाधीनता आंदोलन के जो मूल्य थे, स्वाधीनता आंदोलन के जो आदर्श थे और उस समय का तत्कालीन जो साहित्य था, वो उन मूल्यों के साथ चल रहा था। और आज के समय में आज का जो समाज है, आज की जो राजनीतिक परिस्थितियां, आज की सामाजिक परिस्थितियां हैं, वे मूल्य जो स्वाधीनता आंदोलन के मूल्य थे, वो आज वे मूल्य कितने प्रभावी हैं या कितने अप्रभावी हैं। ये चीजें हम उसके आधार पर हम निष्कर्ष निकालते हैं, शोध जब हम करते हैं। तो कोई भी शोध हम आज कर रहे हैं, कोई भी शोधार्थी आज कर रहा है, तो और हम इतिहास है वो 100 साल पुराना, 200 साल, 500 साल, 1000 साल पुराना हो सकता है। तो 1000 साल पुराने वो तथ्य वो ज्यों के त्यों आज प्रभावी नहीं हो सकते। तब हम उसे देखना चाहेंगे तो बहुत सारी चीजें आज की कसौटी पर हम परखेंगे तो बहुत सारे ऐतिहासिक तथ्य वो आज प्रामाणिक नहीं हो पाए, सिद्ध हो पाएंगे, क्योंकि बहुत कुछ बदल गया है। तो हमारा जीवन बदला है, हमारे साहित्य में भी इसलिए बदलाव आएंगे। तो हमको जो इतिहास है, तो हमारी एक जो मेथोडोलॉजी होती है, जो एक हमारी एक पद्धति होती है, उसमें एक ऐतिहासिक पद्धति एक महत्वपूर्ण होती है कि हम उस आधार पर ऐतिहासिक जो सूचनाएं हैं, घटनाएं हैं, जो हमारे सिद्धांत हैं, उनके आधार पर जो मूल्य हैं, मान्यताएं हैं, उनके आधार पर हम करते हैं। दूसरा होता है हिस्ट्री के साथ-साथ आर्काइवल मेथड होता है कि बहुत सी चीजें जो आर्काइव्स में होती हैं और हम उसमें पद्धति में उसमें क्या होता है कि हम उसके लिए हम जो जिस नेशनल आर्काइव्स है या और बहुत सारी चीजें हैं, तो उन जगहों पर उन जो चीजें जो आर्काइव्स में हैं, हम वहां जाते हैं और वहां जाकर के वहां से हम चीजों को खुद के लाते हैं और हम उस पद्धति के द्वारा हम शोध करते हैं। एक तीसरा एक होती है एक जो पद्धति वो एक बायोग्राफिकल या ऑटोबायोग्राफिकल उसे हम पद्धति कह सकते हैं। जैसे कि हम उसमें जो आज के जो हमारी जीवनी या आत्मकथित होती है, हम किसी साहित्यकार के बारे में, किसी वैज्ञानिक के बारे में, किसी राजनेता के बारे में हम शोध कर रहे हैं, तो उसके 2 तरीके हैं। एक तो ये कि उसकी जो बायोग्राफीज़ हैं, हम उनको पढ़ते हैं। तो एक होता है उसकी यदि किसी की ऑटोबायोग्राफी हो, आत्मकथा हो, तो उसके द्वारा हम उसको जानने की कोशिश करते हैं और उस व्यक्ति को ही नहीं जानते, हम उस व्यक्ति के उस समय को, उस समय की समस्याओं को, उस समय की चुनौतियों को, उस समय के प्रश्नों को भी हम समझने की कोशिश करते हैं और उनके सापेक्ष उनके परिप्रेक्ष्य में उसकी भूमिका, उस व्यक्ति की, चाहे वो जो भी है, तो उसका हम मूल्यांकन करते हैं। तब देखते हैं उसका व्यक्तित्व को हम कि उसके व्यक्तित्व के जो विभिन्न आयाम हैं, उसकी चेतना के जो विभिन्न आयाम हैं, उनको हम शोध में ला कर के रखने की कोशिश हम लोग करते हैं। ये चीज़ें ये एक मेथड होता है, उसका एक तरीका। और इसी में ही एक होता है कह सकते हैं हम केस स्टडी मेथड होता है। हम किसी एक घटना विशेष को लेते हैं, किसी और या किसी व्यक्ति विशेष को लेते हैं और जब उसका केस यानी पर्टिकुलर केस, व्यक्ति भी एक केस है, इंडिविजुअल भी एक केस है, एक घटना भी एक केस है। कोई घटना मानिए चोरी-चोरा कांड एक घटना है, वो केस उसका स्टडी कर सकते हैं। अभी आज मान लें किसान आंदोलन आज देश में चल रहा है। किसान आंदोलन के विभिन्न पक्ष हो सकते हैं। तो एक केस स्टडी इसको लेकर के भी राजनीति विज्ञान के क्षेत्र के लोग हैं या समाज विज्ञान के दूसरे क्षेत्रों के लोग हैं, वो या अर्थशास्त्र के लोग भी होते हैं, क्या उसका आर्थिक प्रभाव पड़ रहा है, कृषि विज्ञान के क्षेत्र के लोग शोधार्थी कर सकते हैं, साहित्य के भी। तो हर तरह के जो क्षेत्र के लोग हैं, वो अब मान लो आज ये एक है, तो ये एक अलग तरह की स्टडी है। या कहीं ये जो स्त्रियों के साथ बलात्कार होते हैं, तो बलात्कार को लेकर के भी हम एक केस स्टडी को ये करके उसके आधार पर भी शोध होते हैं। तो के उस ये एक अलग तरह की मेथड होती है। उस ये जो एक स्थिति ये जो केस स्टडी जो मेथड है या मेथड ये, तो इसमें क्या होता है कि उसमें हम गहनता से जो वो घटना है, उस घटना से जुड़े हुए जितने भी स्थान, व्यक्ति या
जो परिस्थितियां, परिवेश, उन सब का वहां जा जा करके उसका अध्ययन करना पड़ता है। और आमतौर पे जो केस स्टडी है, जो क्योंकि ये बहुत पुराना नहीं है, नया अध्ययन का क्षेत्र है, तो केस स्टडी में आमतौर पे जो शोधार्थी को खुद जाना पड़ता है। इसमें कैमरे की भूमिका होती है, इसमें रिकॉर्डिंग की भूमिका होती है, और उसमें केस स्टडी में साक्षात्कार की भी भूमिका होती है। तो इसमें जा करके लोगों से मिलना होता है, उनसे जानकारी लेनी होती है, तथ्य जुटाने पड़ते हैं, तब आकर के ये इस तरह करता है। एक होती है, जैसे इसी की मैं कह रहा हूँ ना, ये इस मेथड में ही इसमें इंटरव्यू हम लोग लेते हैं। और एक शोध में एक अलग एक और पद्धति हमारी होती है, वो हमारा होता है, जैसे हम कहते हैं कंपैरेटिव मेथड, जो तुलनात्मक एक शोध हम लोग करते पद्धति और अपनाते हैं। उसमें हम, और वो तुलना जो होती है वो कई तरह की होती है। तुलना, मान लें हम साहित्य के विद्यार्थी हैं, तो तुलना कई बार या तो हम 2 रचनाकारों की तुलना करते हैं। मान लिया हम कबीर और तुलसी की के ऊपर हम तुलनात्मक अध्ययन करते हैं। तो ये दोनों 2 कवि हो गए, 2 अलग-अलग रचना है, तो हम इनके के अलग-अलग उसके उनकी रचनाओं में किस तरह की किस तरह का मनुष्य है, किस तरह की चेतना है, किस तरह के मनुष्य की, किस तरह के समाज की वो कल्पना कर रहे हैं, किस तरह की उन दोनों की मान्यताएँ हैं, धार्मिक मान्यताएँ, सामाजिक मान्यताएँ, सांस्कृतिक मान्यताएँ, तो ये उनका तुलनात्मक हो सकता है। दूसरा होता है कि हम 2 रचनाओं की कर सकते हैं कवियों के बजाय, कि हम 2, किसी के गोरा उपन्यास रवीन्द्रनाथ टैगोर का ले लिया, प्रेमचंद का गोदान ले लिया, हम गोरा और गोदान का तुलनात्मक अध्ययन कर सकते हो, वो तुलनात्मक आधार पर हम कुछ तरह करते हैं। या 2 अलग-अलग भाषाओं के रचनाकारों का हम अध्ययन करते हैं। तेलुगु और हिंदी का हो सकता है, तेलुगु और मराठी के 2 रचनाकार हो सकते हैं, इस तरह का हो सकता है। या तीसरा एक तुलनात्मक अध्ययन ये हो सकता है कि अलग-अलग समय के जो जो है अंतराल में, जैसे मान लें एक मध्यकालीन कोई चीज़ है और आज, उन 2 चीज़ों के लेके, यानी कि मान लिया आप यानी कि आधुनिक भारत पर आधुनिक साहित्य पर कबीर की चेतना का प्रभाव यदि हम ले लें, या आधुनिक उस पे साहित्य पर, कविता पर रामचरितमानस का प्रभाव या तुलसी का प्रभाव क्या हो सकता है। तो ये अलग-अलग 2 कालखंड हो गया है। तो इनका तुलनात्मक अध्ययन हम कर रहे हैं 2 कालों का, कि तब में और अब में, तब की परिस्थितियों में और अब के परिस्थिति में, तब के समाज में, अब के समाज में, तब की सोच में, आज की सोच में कितना अंतर है। ये तुलनात्मक अध्ययन, ये एक पद्धति होती है। इसके माध्यम से हम जो हम कोशिश करते हैं कि तालमेल बिठाने की, तब से अब तक जब हम आए तब थे और आज थे, तो आज की परिस्थिति हम कहाँ हैं और हम यहाँ से और आगे कैसे ये सब आगे बढ़ सकते हैं। एक होती है पद्धति, एक सर्वे, जैसा मैंने कहा, तो इसमें बहुत सारे शोध इस तरह के होते हैं कि उसमें अ, हमें पुस्तकालय में बैठ कर के या अपने अपने घर पे अपने कक्ष में बैठ कर के या यूनिवर्सिटी में बैठ कर के संभव नहीं हो पाता है। उसमें हमें फील्ड में जाना पड़ता है, और फील्ड में जाने के लिए जाकर के हमें सर्वेक्षण करना पड़ता है लोगों के साथ। सर्वेक्षण फील्ड में जाकर भी करते हैं। कई बार हमें सर्वेक्षण में हमें इसमें जो है सर्वे में, वो कई बार हम सर्वे में क्या होता है कि प्रश्नावली तैयार कर लेते हैं, और प्रश्नावली करा करके अलग-अलग क्षेत्र के जो संबंधित क्षेत्र के लोग हैं, उनको भेज देते हैं, और प्रश्नावली के जवाब हम उनसे माँग लेते हैं, और उसके आधार पे फिर उनका हम विश्लेषण कर लेते हैं। तो ये एक सर्वेक्षण की एक पद्धति है, इससे भी हम निष्कर्ष निकाल लेते हैं। इसमें ध्यान रखने की चीज़ें 2 ही होती हैं, कि इसमें कि जो प्रश्नावली में है, कि एक तो ये, एक हम प्रश्नावली प्रश्न किस तरह के तैयार कर रहे हैं, उनकी प्रश्नों की भाषा कैसी है, और दूसरा जो हम सर्वे कर रहे हैं, हम सर्वे में कई बार शिक्षित लोग ही नहीं होते, कई बार अशिक्षित लोग भी होते हैं, उनसे भी हमें सूचनाएँ लेनी होती है। तो अशिक्षित लोगों को, क्योंकि वो प्रश्नावली, हम लिखित प्रश्नावली नहीं भेज सकते, तो उनसे हमें कैसे लेना होता है। तो जो लिखित रूप में जो प्रश्नों के जवाब नहीं दे सकते, उनके पास व्यक्तिगत रूप से जाकर के उनसे सूचनाएँ लेनी होती हैं। उनके बात, उनका वो क्या सोचते हैं, वो लेना पड़ता है। और लिखित में भी, तो उसमें ऐसी शब्दावली का हम प्रयोग करें कि जो शब्दावली कॉम्प्लिकेटेड ना हो, कोई द्वंद पैदा नहीं करती हो, बहुत आसानी से समझ में आ जाती हो, क्लिष्टता ना हो। क्योंकि यदि प्रश्न अपने आप में स्पष्ट नहीं होगा, प्रश्न की भाषा स्पष्ट नहीं होगी, तो जो
जवाब देने वाला उत्तरदाता है, जो रिप्लाई जिसको आपको जिससे आप अपेक्षा कर रहे हैं, यदि उसे प्रश्न स्पष्ट नहीं है, तो निश्चित रूप से उसका जो जवाब आएगा, वो जवाब वो आपका जो वांछित लक्ष्य है, उसको पूरा नहीं करेगा। क्योंकि आप जो कहना चाहते हैं, इसलिए कोशिश होनी चाहिए कि बहुत ही सरल रूप से और स्पष्टता हो कि कोई भी जिसके पास हम अपेक्षा कर रहे हैं, प्रश्नावली भेज रहे हैं, वो प्रश्न प्रश्न भाषा बहुत सहजता से वो समझ ले, क्लियर रूप से समझ ले। भले ही प्रश्न थोड़ा लंबा हो जाए, लेकिन वो स्पष्ट रूप से उसकी समझ में आना चाहिए। और कई बार ऐसा होता है कि जो शोधार्थी हैं, वो प्रश्न भेजने के साथ में वो उत्तरदाता से बात भी कर लेते हैं। लेकिन कई चीज़ें ऐसी होती हैं कि हम बहुत से लोगों से संपर्क नहीं हो पाता, उनसे संभव नहीं हो पाता, बात नहीं हो पाती। तो ऐसे में उनको यदि मेरे पास कोई प्रश्नावली आती है, बहुत सारे लोगों की आती रहती है शोधार्थियों की। तो जब आते हैं मैं प्रश्नावली देखता हूँ और कोई चीज़ मुझे लगता है कि नहीं यार ये प्रश्न तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है या कई प्रश्न आपस में उलझे हुए हैं, तो मैं उस शोधार्थी को फ़ोन लगाता हूँ और मैं उससे पूछता हूँ कि यार इसमें आपने ये कहा, इसमें आपने कि इसका आपका आशय क्या है? ये तो मैंने पूछ लिया और मैं समझ गया तो मैंने अपने ढंग से उसका जवाब देने की कोशिश की। लेकिन यदि मेरे पास उसका फ़ोन नंबर नहीं है, मेरे पास उसका और कुछ नहीं, केवल डाक द्वारा मेरे पास कोई चीज़ आई है, मेरे पास उसका ईमेल भी नहीं है, मेरे तो मैं उससे कैसे पूछूँगा? तो फिर ये जो मेरे पास या तो मैं उस प्रश्न का छोड़ दूँ, उसका जवाब ना दूँ या जैसा मैं समझ रहा हूँ, मैं उसके अनुरूप उसका जवाब दूँ। क्योंकि ये हो सकता है कि वो जो पूछ रहा है प्रश्न उसका आशय कुछ और है और मैं कुछ और आशय ले रहा हूँ। इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण पहलू होता है इस शोध में कि इसमें हम जो प्रश्नावली हम भेजते हैं कि प्रश्नावली की भाषा किस तरह की हो और प्रश्नावली में किसी भी तरह का एक ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम कोई विचार थोप रहे हैं प्रश्नकर्ता पे, कि भई हमारी ये लाइन है, इसी लाइन पर आप हमें जवाब दो, ऐसा नहीं। जो उत्तर जिसे हम चाह रहे हैं, उसको मुक्त रूप से छोड़ा जाए कि वो मुक्त है, हम मुक्त हैं। हमारा कोई आग्रह नहीं, तो हम उसे आग्रह से ना बांधें। हम अपने किसी विचार से ना बांधें। हम प्रश्न हमारा इसलिए खुला होना चाहिए कि वो किसी आग्रह का ना लगे कि ये हमसे कोई आग्रह किया जा रहा है और या हम व्यक्तिगत रूप से मैं कोई नाम लेकर नहीं कह रहा हूँ, अभी हमारे एक मित्र ने हमारे पास एक प्रश्नावली भेजी और प्रश्नावली में प्रश्न इस तरह से भेजे कि उसमें प्रश्न नहीं वो उत्तर जैसा था कि हमें इसी को हाँ या ना कहना, हमें इसी को हाँ कहना है, ना भी नहीं कहना है। हमें उसी को केवल हाँ कहना है। अब यदि मुझे हाँ कहना है, तो फिर उत्तर क्या हुआ? वो तो आपने पहले ही दे दिया। तो इसलिए प्रश्न उस रूप से इस तरह तैयार करें कि उत्तरदाता के पास अपना अपना विचार, अपना कहने के लिए हो कि वो उस ढंग से बात करे। दूसरा जो होता है कि हमने कहा कि एक जैसे कि एक होता है कि एक क्रिएटिव मेथड होता है, तो उसमें हम चीज़ों को एक हम जो बंधी-बँधाई हमारी चीज़ें होती हैं, जो परंपराएँ होती हैं, हम उससे ना हट करके अपने आप को एक क्रिएटिव एक नए ढंग से हम सोचते हैं। जो मान लिया हम किसी विषय पर भी काम कर रहे हैं, तो उस विषय पर हमारा जो अपना जो चिंतन है, हमारा जो मेरा अपना विश्लेषण है, जो मेरी सोच है, मेरे जो अपनी तर्क पद्धति है, उसके आधार पर मैं क्या करता हूँ तो उसे मैं चीज़ों को उस ढंग से क्रिएट करता हूँ, उस ढंग से चीज़ों को रखता हूँ और उस ढंग से उसके उत्तर लेता हूँ या उस तरह से चीज़ों को रख प्रस्तुत करता हूँ, तो जिससे कि वो एक ज़्यादा अधिक तरह से अधिक प्रभावी हो सकता है। तो ये और भी कई तरह की चीज़ें इसमें हो जाती हैं। एक शोध की एक और 2 तरह से हम देख सकते हैं जो होती हैं। एक जैसे होता है, जैसे मैंने कहा कि हिस्टोरिकल एक मेथड होता है और दूसरे ये मेथड होते हैं। एक होता है एक डिस्क्रिप्टिव एक मेथड होता है। जिसमें हम जैसे कहते हैं कि हम वर्णनात्मक या विवरणात्मक। तो इसमें हम क्या करते हैं कि हम चीज़ों पर एक शोध में आमतौर पर होता ही डिस्क्रिप्टिव है कि ऑब्जेक्टिव तो होता नहीं है कि इसमें हाँ, ना में जवाब देना है। तो इसमें हमको चीज़ों की व्याख्या करनी पड़ती है, विश्लेषण करना पड़ता है और महत्वपूर्ण इसमें जो चीज़ होती है, जो इसमें डिस्क्रिप्टिव में हमको पता चलता है कि कोई चीज़ क्या है, कब हुई और कहाँ हुई। कोई घटना साहित्य में कोई चीज़ लिखी गई, कोई कविता में, कहानी में, जो समाज है, जो व्यक्ति है, जो परिस्थितियाँ हैं, जो मूल्य हैं, जो आस्थाएँ हैं, तो वो कब की हैं, कहाँ की हैं और क्या हैं।
इसका हमें पता लग जाता है। लेकिन जो शोधार्थी का काम होता है, वो होता है कि इसमें ये मालूम करना कि वो कैसे हुई और कैसे के साथ क्यों हुई। मान लिया हम सामाजिक उत्पीड़न की घटनाओं को लेकर हम शोध कर रहे हैं, साहित्य को लेकर के एक साहित्य में तो हम ये तो हो जाएगा कि उत्पीड़न की वो घटनाएँ कहाँ हुई, वो साहित्य में किस-किस तरह से दर्ज हुई, कविताओं में किस तरह से आई, कहानी में किस तरह से आई, आत्मकथाओं में, साहित्य की विभिन्न विधाओं में, है ना? वो अ, के क कब-कब हुई, कहाँ हुई, किन क्षेत्र में हुई, कैसे हुई। लेकिन वो कैसे हुई, वो कौन-सी परिस्थितियाँ थी, जिनके कारण वो हुआ, क्यों हुई? ये जब इस शोधार्थी यहाँ जाएगा, तब वो इस निष्कर्ष पर आएगा कि इनको कैसे रोका जा सकता है, तब वो समाधान प्रस्तुत करता है। क्योंकि शोधार्थी का काम केवल विवरणों को प्रस्तुत नहीं करना, एक प्रश्नों को या शंकाओं को या समस्याओं को प्रस्तुत नहीं करना, उनका अध्ययन और विश्लेषण भी करता है। वहाँ से फिर वो समाधान की ओर जाता है कि उसका समाधान क्या दे कि ताकि वो उत्पीड़न समाज में ना हो। साहित्य को, साहित्यकारों को वो प्रेरित करने की, एक दिशा देने की काम शोधार्थी या शोध करता है कि वो इन चीज़ों की चीज़ें ना हो। तो इसलिए इसमें बड़ा सावधानी का ये ज़रूरत होती है, अपना ढूँढने की। तो ये जो अपना जो हमारे डिस्क्रिप्टिव रिसर्च होते हैं, तो इसमें कई तरह की चीज़ें होती हैं। हम जैसे मैंने कहा ना, एक तो हमारा होता है कि एक जो एक जो नेचुरल जो हमारा ऑब्जर्वेशन होता है, प्राकृतिक अवलोकन होता है, उस आधार पे हम चीज़ों को देखते हैं। एक हमारा लैबोरेटरी ऑब्जर्वेशंस भी होता है, जो प्रयोगशालाओं में हम लोग आधार पे देखते हैं। और प्रयोगशाला में आजकल बहुत सारी चीज़ें माने हम भाषा विज्ञान पे कर रहे हैं। प्रयोगशाला केवल ये नहीं कि हम केमिस्ट्री, फिजिक्स या दूसरे विज्ञान के उन क्षेत्रों में हम प्रयोगशालाओं में हम वो अध्ययन करते हैं, ऑब्जर्वेशंस करते हैं। बल्कि आजकल हम भाषा विज्ञान पे क्षेत्र करते हैं तो लैंग्वेज लैबोरेटरीज़ होती हैं, भाषा की प्रयोगशालाएँ होती हैं। तो उन भाषा की प्रयोगशालाओं में वहाँ हम किस तरह से उन चीज़ों को जो हमारे जो होता है उन कैसे उन चीज़ों को हम मापते हैं। दूसरा मैं एक चीज़ हाँ बतानी भूल गया कि जो हमारे जो प्रश्नावली होती है या जो साक्षात्कार लेते हैं उसमें जो शोध में विशेष रूप से कई बार मैंने बहुत सारे शोध देखे हैं, जो आते हैं कि उसमें भाषा पर थोड़ा-सा वो बड़ा असावधानी बरती जाती है। एक तो एक भाषा का एक मानक रूप है, वर्तनी का मानक रूप है, उसका इस्तेमाल होना चाहिए। कि जो भाषा है, जो शब्दावली हम ले रहे हैं, वो एक मानक शब्दावली चलनी चाहिए। हम यदि अनुसंधान शब्द कर रहे हैं, तो अनुसंधान ही चलना चाहिए। हम यदि किसी और शब्द के बारे में कोई भी हम इस्तेमाल शब्द कर रहे हैं, तो हमें वही शब्द इस्तेमाल करना चाहिए। जो शब्दावली है, मात्राएँ हैं, जो चीज़ें हैं, जो वर्तनी है हमारी, वो वर्तनी एक मानक है हमारे पास में, और मानक उसका ही हमें उपयोग होना चाहिए। मानक चिन्हों का ही हमें प्रयोग करना चाहिए। दूसरा इसमें जो हम शोध में जो हम इस्तेमाल करते हैं, जो विश्लेषण और तथ्य जो हम उद्धरण या हमारे रेफरेंसेस देते हैं, तो उन रेफरेंसेस के साथ बहुत सारी चीज़ें और जुड़ी होती हैं, जो उसका हिस्सा नहीं होती लेकिन उसका एक बहुत ज़रूरी होती हैं। तो उसे हम कई बार नीचे पाद टिप्पणी या फुटनोट में हम देते हैं। तो ये जो फुटनोट है बहुत ज़रूरी चीज़ होता है। तो ये फुटनोट उसी पेज पर होना चाहिए जहाँ वो संदर्भ जा रहा है, जिससे वो जुड़ा हुआ है। और उसी पेज में नीचे होना चाहिए। और दूसरा एक जो उसका जो जिसका जो फुटनोट है, हर उसके बाद में वो उसका क्रम संख्या नई क्रम संख्या आनी चाहिए। हर पेज पे अलग-अलग उसकी क्रम संख्या। कई बार क्या होता है कि हम फुटनोट्स की भी अलग-अलग क्रम देते चले जाते हैं, तो कई बार उसको समझने में कई बार दिक्कत आ जाती है। और इसलिए जो बहुत सारे लोग ने फुटनोट नहीं दे करके इन चीज़ों के कई बार वो बाद में देते हैं अलग से वो उसके क्या नाम उसका अपेंडिक्स के रूप में देते हैं। तो परिशिष्ट के रूप में देते हैं। तो परिशिष्ट में दिया था लेकिन बेहतर होता है कि जहाँ वो शोध चल रहा है, जहाँ उसका उद्धरण चल रहा है, जहाँ उसका रेफरेंस चल रहा है, उसके साथ-साथ ही यदि हम उसको चीज़ें वहीं दे देते हैं, तो उससे किसी को भी पढ़ने में, किसी को समझने में चीज़ों को बहुत आसानी हो जाती है। तो भाषा का बड़ा ध्यान रखना, वर्तनी का ध्यान रखना, उसकी भाषा की एकरूपता का ध्यान रखना, फुटनोट को वहाँ देना उसके नीचे, उसका ध्यान रखना, इस पद्धति को अपनाना, ये बहुत ज़रूरी ये हो जाता है। दूसरी एक और चीज़ होती है इसमें जो शोध में, एक इसमें वेरिएबल्स बहुत काम करते हैं, जो बदलाव होते हैं। बदलाव अलग-अलग तरह के होते हैं, अलग-अलग क्षेत्रों में होते हैं। हमारे साहित्य में भी अलग तरह के बदलाव होते हैं, विभिन्न चीज़ों में। और ये जो बदलाव होते हैं,
जो हमारा जैसे हम दर्शन शास्त्र में होते हैं ना, उसका थ्योरी ऑफ कॉज़ुएशन होता है। तो जो कॉज़ एंड इफ़ेक्ट का जो सिद्धांत होता है, तो उसमें जो कारण और प्रभाव का, तो ये उस पर भी तो कई तरह के कारण होते हैं, कई तरह की चीज़ें होती हैं। जैसे कि हम कोई भी तथ्य लेते हैं, उस जब तथ्य को उठाते हैं, तो उसका हमारे पास एक पॉज़िटिव इफ़ेक्ट होता है, एक नेगेटिव इफ़ेक्ट होता है और एक ज़ीरो इफ़ेक्ट होता है। एक तो होता है सकारात्मक इफ़ेक्ट हमारे पास पढ़ता, हमने कोई भी कहीं से कोई रेफ़रेंस ली, कोई भी हमने सूचना ली, कोई भी चीज़ हमने पढ़ा, कोई भी टेक्स्ट लिया, एक तो पॉज़िटिव इफ़ेक्ट हमारे पास होता है, एक नेगेटिव इफ़ेक्ट होता है। तो एक शोधार्थी के लिए ज़रूरी होता है कि वो नेगेटिव इफ़ेक्ट ग्रहण ना करे, वो चीज़ों के पॉज़िटिव इफ़ेक्ट ग्रहण करे और यदि कर रहा है, तो या फिर वो जो सूचनाओं को ले, वो ज़ीरो इफ़ेक्ट जो होता है, वो उसको ग्रहण करे, वो किसी इफ़ेक्ट में ना आए। क्योंकि वो जो जब वो नेगेटिव इफ़ेक्ट में जाएगा, तो आग्रह से बंध जाएगा और यदि वो बहुत अधिक पॉज़िटिव इफ़ेक्ट में चला जाएगा, तो वहाँ भी वो आग्रहों से बंध जाएगा। तो आग्रहों से मुक्त होने के लिए ये भी सावधानी शोधार्थी को ये बहुत ही ये मैं समझता हूँ कि ये ज़रूरी होती है। और ये जो जैसा मैंने कहा कि जो वेरिएबल्स काम करते हैं, बदलाव काम करते हैं, ये बदलाव कई तरह के होते हैं। एक डिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं और एक इंटरवीनिंग वेरिएबल्स होते हैं। यानी कि डिपेंडेंट जो होता है, हम डिपेंड करते हैं किस पर मतलब पढ़ाई पर, जो हमारा अध्ययन होता है, हमारी पढ़ाई होती है, उस पर हम डिपेंड कर जाते हैं। और जो जैसे कि हम ये करें कि और दूसरा होता है कि हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो स्वतंत्र चीज होती है। जैसे कि हम कह दें कि कमरे में कोई ये म्यूजिक जैसे होता है, हमारा संगीत है, बहुत सारे बच्चे संगीत, अब संगीत से बहुत से कहते हैं हमारी तन्मयता बढ़ती है, कुछ कहते हैं हमारी कंसंट्रेशन भंग होता है। तो ये जो चीज होती है, तो ये एक अलग तरह का एक वेरिएबल है ना? तीसरा होता है कि इंटरवीनिंग जो होता है, तो उन दोनों के बीच में कि जैसे कमरे में कोई चीज़ रखी है और रखी हुई चीज़ों से हम प्रभावित हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। तो बहुत तरह की चीज़ें हैं, ये कई तरह के देखना और ये जो कई जैसे होता है ना, जैसे एक एक आम तौर पे हम जो कहते हैं, कभी-कभी चर्चा करते हैं, भई जो जो टीवी जो बच्चे ज़्यादा देखते हैं, टेलीविज़न ज़्यादा देखते हैं कि उनकी प्रवृत्ति, उनमें आक्रामक प्रवृत्ति अधिक विकसित हो जाती है, क्योंकि इस तरह के सीरियल देख रहे हैं, वो सब चीज़ें देखते हैं। तो ये क्या होता है कि ये डिपेंडेंट वेरिएबल्स होता है कि हम इस पे टीवी पे निर्भर कर रहे हैं, कि टीवी पे देखा, उसका प्रभाव और हमने मान लिया कि ऐसा होता है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि ऐसा होता हो। कि सारे बच्चों की प्रवृत्ति आक्रामक होती हो, लेकिन हम निष्कर्ष निकाल लेते हैं उसके आधार पर। तो ये जो डिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, इसके आधार पर काम नहीं चलता। तो इसलिए जो है को और ये भी मान लेना कि भई संगीत सुनने से जो बच्चे म्यूज़िक चल रहा हो, तो उससे पढ़ाई बाधित होती है। तो ये भी एक इस तरह का एक होता है। तो ज़रूरी नहीं है बहुत से लोगों की बाधित नहीं होती, बहुत से लोग कहते हैं कि वो म्यूज़िक लगा कर के ही हम लोग पढ़ पाते हैं और ये कर पाते हैं। तीसरा जो अब ये इसमें जो आता है शोध में, मैं समझता हूँ कि समय मेरा होता चला जा रहा है, मैं जल्दी खत्म कर रहा हूँ। तो ये जैसा मैंने पहले कहा कि बहुत मोटे-मोटे तौर पे मैं आ रहा हूँ कि हम जो जो इसकी जो मेथोडोलॉजी हमारी होती है इसकी शोध की, वो एक बेसिक और एप्लाइड 2 तरह की होती है। एक बेसिक में होता है कि हम एक बिल्कुल एक कहते हैं कि विषय पर हम एक केंद्रित रहते हैं और बिल्कुल एक तरह का ये प्योर या एलिमेंट्री रिसर्च जिसको हम कह सकते हैं, बिल्कुल वहाँ पे। और जो एप्लाइड होता है, उसमें क्या होता है कि वो एक बिल्कुल जीवन के साथ जुड़ा होता है। यानी कि जो बिल्कुल एक जिसे कहते हैं सामान्यीकरण जिसे हम कहते हैं, ये वो उस तरह का रिसर्च होता है। और इसमें 2 तरह की चीज़ें होती हैं, एक फिक्स होती है, एक फ्लेक्सिबल होती है। जो फिक्स चीज़ें होती हैं, वहाँ से बाधा नहीं होता, बहुत सारी चीज़ों में फ्लेक्सिबिलिटी काम करती है। एक शोधार्थी के साथ एक फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए कि वहाँ पे वो चीज़ों को उस रूप में वो फ्लेक्सिबल तरीके से देखे। और जैसा मैंने कहा कि एक इंडक्टिव होता है और एक डिडक्टिव 2 तरह की पद्धति होती हैं। तो इंडक्टिव पद्धति में जैसा मैंने कहा कि उसमें हम विशेष से सामान्य की ओर बढ़ते हैं और जो हमारी जो डिडक्टिव होती है, उसमें हम यानी कि जो सामान्य से विशेष की ओर या कह सकते हैं हम ज्ञात से अज्ञात की ओर हम कुछ ज्ञात करने की तरफ बढ़ते हैं। तो ये जो चीज़ें हमारी जो होती हैं, एक होता हमारा एक्सपेरिमेंटल एक पद्धति होती है, उसमें हम उसका इस्तेमाल करते हैं और दूसरी एक जो चीज़ होती है हमारी वो होती है
क्या कहते हैं उसे, हम कहते हैं एक्सप्लोरेटरी, यानी कि चीज़ों को एक्सप्लोर करना। एक पद्धति के माय हम चीज़ों को एक्सप्लोर करते हैं कि और कि जो चीज़ नहीं है कहीं पर, तो उसमें हम चीज़ों को उसको एक्सप्लोर करना। जैसे कि मैं कहूँ कि जो अ, अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में यदि कोई शोध कर रहा है और वो क्या है, क्या मंगल पर जीवन है? ये इस चीज़ का, उसकी संभावना उसे एक्सप्लोर करता है, वो ये एक्सप्लोरेटरी रिसर्च होता है। साहित्य में और मानविकी में वो सब चीज़ें नहीं चलती, लेकिन दूसरे क्षेत्रों में वो चीज़ें चलती हैं। तो ये एक अलग तरह की पद्धति होती है, एक्सप्लोरेटरी पद्धति होती है ना? और दूसरा एक होता है हमारा एक डेवलपमेंटल स्टडी हमारी होती है, रिसर्च उसके बेस पे होता है कि विकास के साथ क्या बदलाव आता है। कि कल हम बैलगाड़ियों में चलते थे, आज हम हवाई जहाज़ों में उड़ते हैं, ये जो आया है, विकास हुआ है। हमारी इकोनॉमी कल कहाँ थी, आज कहाँ है, और हम पहले झोंपड़ियों में रहते थे, आज हम पक्के घरों में रहते हैं, बड़े मकानों में रहते हैं, कारों में चलते हैं। तो ये आया, इससे हमारे जीवन में क्या बदलाव आया है, हमारे मूल्यों में क्या बदलाव आया है, इससे जो हम शोध निष्कर्ष निकालते हैं, तो ये होता है। और एक होती है हमारी एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च, एक पद्धति होती है। यानी कि ये सरकारी दफ्तरों में चलता है कि एक्स पोस्ट फैक्टो सैंक्शन होता है कि कोई काम पहले हो जाता है, उसके बाद में उसकी सैंक्शन स्वीकृति ली जाती है। तो ऐसे ही इसमें एक्स पोस्ट फैक्टो होता है कि घटना हो गई, उसके बाद उसका अध्ययन किया जाता है। एक्स पोस्ट फैक्टो, कि तब उसका अध्ययन करते हैं कि ये घटना क्या हुई, क्यों हुई, कैसे हुई, कैसा हुआ, कि उसको हम उसके आधार पर निकालते हैं। और एक जो है कि जो इवैल्यूएशन की एक पद्धति होती है कि उसमें कहते हैं कोई काम जो किया गया है, जो हुआ है, उसका समाज पर प्रभाव क्या पड़ता है, उसका निष्कर्ष हम निकालते हैं, उस पद्धति के द्वारा निकालते हैं। और इसमें जो है, तो ये मैं समझता हूँ कि ये मोटे-मोटे ये सारी ये मैं समझता हूँ शोध की ये, लेकिन पद्धति कोई भी हो, ये बहुत सारी चीज़ें हैं, सैद्धांतिक बातें हैं। मुख्य रूप से ये होता है कि बेहतर शोध कैसे हो सकता है, और इसमें जो चीज़ होती है, वो चीज़ होती है, एक तो ये कि जो शोध का विषय है, हम कैसे चुनते हैं। कई बार मैं देखता हूँ शोध का विषय इतना लंबा होता है कि वो अपने आप में बड़ा अस्पष्ट कर देता है चीज़ों को। तो शोध का विषय ऐसा हो कि वो बहुत लंबा नहीं हो, छोटा हो, लेकिन अपने आप में बहुत स्पष्टता दी हुए होना चाहिए, कि वो जो हम शोध हम करना है, एकदम स्पष्ट हो। दूसरी चीज़ें होती है शोध के साथ में उसकी जो हम शोध की जो वो प्रस्तावना, प्रस्तावना इस तरह की महत्वपूर्ण चीज़ होती है कि प्रस्तावना में हम उसकी पूरी पृष्ठभूमि देते हैं, और उसमें हम पूरा जो अब तक के हमारा जो शोध हो चुके हैं, उसकी भी जानकारी देते हैं। हमारा जो अध्ययन हमने किया है अब तक, उसकी भी हम मोटे-मोटे जानकारी देते हैं, और हम किन-किन साधनों का, किन-किन सूचनाओं का, स्रोतों का हम इस्तेमाल करेंगे, उन स्रोतों की जानकारी भी हम उसमें देते हैं। और तो उससे हमें पता लगा, दिशा बन जाती है, और जो इवैल्यूएशन करने वाता होता है, मूल्यांकन करना, उसे भी पता लग जाता है क्या-क्या चीज़ें हैं, और क्या सच में उन चीज़ों का इस्तेमाल किया गया है कि नहीं किया गया है? क्या सच में उन स्रोतों का उतना इस्तेमाल किया गया कि नहीं किया गया है? ये चीज़ों का ये बहुत ज़रूरी होता है। और इसमें जो चैप्टराइज़ेशन जो हमारा होता है, वो उसी तरह का, कि हम जो चैप्टर हैं कि सर आवाज नहीं आ रही है। करदम सर आप। बस हाँ, हाँ। हाँ। सर दूसरे सत्र के वक्त आ चुके हैं, इसीलिए कृपया करके थोड़ा हाँ, समापन कीजिए। ठीक है, मैं समापन कर रहा हूँ। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि शोध में जो हमारी जो अपना जो हमारा जो विषय जो हम बनाते हैं, उसका चैप्टराइज़ेशन करते हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। वो एक फ़ोकस्ड वे में जो हमारा शीर्षक है, जो हमारा विषय का जो हमारा शोध का विषय है, कि उसको ध्यान में रख कर के हमें बहुत ही एक बिल्कुल एक संतुलित और एक बिल्कुल एक व्यवस्थित तरीके से चैप्टराइज़ेशन होना चाहिए। और अंत में निष्कर्ष पे बहुत से हम देखता हूँ शोध प्रबंध आते हैं, उसमें निष्कर्ष नहीं दिए जाते, कि निष्कर्ष या उपसंहार देते हैं। वो उपसंहार में निष्कर्ष अलग से ज़रूर होना चाहिए, कि निष्कर्ष हमने नहीं दिया था, हमने शोध किया क्या? हमने दिया क्या? ये सब चीज़ें ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ होती हैं, और मैं समझता हूँ इसमें गाइड की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है, तो शोधार्थी के साथ-साथ में मैं स क्योंकि आ गए हैं अगले श्रोता, समय अब कम है। बहुत ही आप लोगों ने प्यार के साथ बुलाया, बातचीत हुई, आप लोग ध्यान से सुना। आप सब लोगों का फिर एक बार बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्ते। सर